आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा असम में होने वाले रास महोत्सव की भी है। इन तस्वीरों को देखकर एक नजर में ये पता लगाना मुश्किल लग सकता है कि आखिर ये है क्या चहलकदमी कर रहे ये सब वाकई पशु पक्षी, सांप, केकड़ा वगैरह हैं। हालांकि राक्षस को देखकर आप शायद हकीकत जान गए होंगे। दरअसल ये असम के गोलाघाट में होने वाली रास महोत्सव की तैयारियों की तस्वीरें हैं, जहां ये आकर्षक पारंपरिक मुखौटे तैयार किए गए हैं। यहाँ कारीगर, कलाकार और भक्त मिलकर वेशभूषा और मंच की सजावट को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इसके जरिए इस भव्य रास उत्सव के दौरान पौराणिक कथाओं को जीवंत बनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित ये रास महोत्सव असम के सबसे जीवंत सांस्कृतिक समारोहों में से एक है, जो रास पूर्णिमा के दिन शुरू होता है। ये तस्वीरें यूपी के अमरोहा की हैं, जहां तिगरी गंगा मेला की रौनक देखते ही बन रही है। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर लगे इस मेले के लिए हर दिन बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। स्नान, ध्यान और पूजा पाठ के बाद श्रद्धालु इस मेले का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ भक्ति के अलग अलग रंगों के साथ श्रद्धालु मेले में झूले से लेकर अलग अलग खेलों का भी पूरा लुत्फ लेते नजर आ रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ गंगा स्नान के लिए होने वाली भीड़ को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से सुविधाओं और सुरक्षा के दुरुस्त इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान के अजमेर में चल रहे पुष्कर मेले में हर दिन अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। इस मेले का आनंद लेने के लिए देश ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी भी नजर आ रहे हैं और यहाँ राजस्थानी संस्कृति के अलग अलग रंगों का न सिर्फ दीदार कर रहे हैं बल्कि उसका हिस्सा बनकर बेहद खुश हो रहे हैं। राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से विदेशियों के लिए साफा बांध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अर्जेंटीना की कैथरीना और उनके पार्टनर पाब्लो पहले स्थान पर रहे, जबकि रूस और नीदरलैंड के जोड़े को दूसरा स्थान मिला। 30 अक्टूबर को शुरू हुए इस मेले में हर दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। 5 नवंबर को इसका समापन होगा। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 5 नवंबर को ऐसे ही रोमांचक दृश्य देखने को मिलेंगे। राज्य के स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित होने वाले भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण टीम के एयर शो से पहले इसका फाइनल रिहर्सल किया गया। इस दौरान टीम के 9 हॉक फाइटर जेट्स ने करीब 40 मिनट तक आसमान में जबरदस्त करतब दिखाए। इन विमानों ने बॉम्ब बर्स्ट, एरोहेड, लूप और हार्ट इन द स्काई जैसी शानदार फॉर्मेशन बनाकर दर्शकों को मुग्ध कर दिया। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के आकाशगंगा पैराट्रूपर टीम ने भी रिहर्सल के दौरान रोमांचक करतब दिखाए। जांबाज कमांडो 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाते हुए नीचे उतरे और तय ऊंचाई पर पैराशूट के जरिए सुरक्षित लैंडिंग की। पैराट्रूपर्स ने सिंक्रोनाइज्ड ड्राइव, फ्री फॉल फॉर्मेशन और तिरंगे के धुएं के निशान छोड़ते हुए साहस, टीम वर्क और कौशल का अद्भुत मेल दिखाया। सिक्किम का एक प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ये वीडियो एक हॉस्टल का है, जिसे एक टीचर निमकिपू लेप्चा ने बनाया है। ये छोटा सा बच्चा दूध बांटने में अपनी माँ की मदद करता है। वीडियो में माथे से बैग लटकाए नन्हा सुआउम लेप्चा बारिश और कीचड़ भरे रास्तों का सामना करते हुए इलाके के छात्रावास में ताज़ा दूध पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अपने हाथों को खाली रखने के लिए दूध की थैली को हेडबैंड की तरह बांधे हुए है। डिलीवरी मिलने पर इस बच्चे को धन्यवाद के रूप में चॉकलेट मिलता है तो ये झुककर मुस्कुराता है। फिर इसे एक सॉफ्ट टॉय और नए जूते भी बतौर गिफ्ट दिए जाते हैं, तो इसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाती है और ये मासूम फिर बड़े प्यारे अंदाज में धन्यवाद करता हुआ दिखता है। और अब बात करते हैं श्रीहरि से मिलने क्यों पहुंचे महाकालेश्वर। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में धूमधाम से महाकाल की सवारी निकाली गई। बाबा की सवारी को देखकर हर कोई नतमस्तक हो गया। महाकाल को उज्जैन का राजा माना जाता है और मान्यता है कि शाही सवारी में महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं और अपनी प्रजा का हालचाल जानते हैं। मान्यता है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन श्रीहरि यानी कि विष्णु भगवान और हर यानी कि शिवजी का मिलन होता है। इस मौके पर उज्जैन में भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। ये शाही सवारी उज्जैन के महाराजाधिराज महाकाल की है। चांदी की पालकी में सवार होकर भक्तों का हाल पूछने निकली महाकाल की सवारी की परंपरा बड़े धूमधाम से निभाई गई।
भगवान महाकाल अपने प्रजाजनों का हालचाल जानने नगर भ्रमण पर निकले तो भव्य और दिव्य नजारा दिखा। महाकाल की सवारी यात्रा में आगे आगे घुड़सवार चल रहे हैं। महाकाल की सवारी में शामिल घुड़सवारों की वेशभूषा देखने लायक है। ये सवारी जिधर से निकलती है, श्रद्धालु उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। घुड़सवारों के पीछे पुलिस का बैंड पूरे सुरताल के साथ बज रहा है। घुड़सवारों के साथ ही श्रद्धालु बैंड में शामिल पुलिसकर्मियों पर भी पुष्प वर्षा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि महाकाल मंदिर के अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस बैंड को भी शामिल किया है। इसके बाद बाबा महाकाल का प्रिय वाद्य डमरू बजाते हुए पुजारियों की टोली आगे बढ़ रही है। एक साथ इतने सारे डमरुओं की धुन सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे महाकाल साक्षात विराजमान हो और इसके पीछे महाकालेश्वर बैंड बाबा महाकाल की सवारी में शामिल होकर उनकी महिमा का गान करता हुआ धीरे धीरे नगर भ्रमण कर रहा है। और इन सब के बीच बाबा महाकाल की बेहद सुंदर सवारी निकल रही है, जिसकी एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु बेताब दिखाई दे रहे हैं। महाकाल की सवारी यात्रा को शक्ति और महिमा का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी महाकाल सवारी यात्रा का जिक्र है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिलता है। बाबा महाकाल के नगर भ्रमण से निकलने से पहले सभा मंडप में पुजारियों ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार हुए और पूरे राजसी ठाट बाट के साथ अपने नगर का रुख किया। बाबा ने चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में प्रजा को दर्शन दिए। बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा करते हुए भगवान महाकाल का स्वागत किया। स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे लोग बाबा महाकाल के दर्शन कर धन्य हो गए। भव्य दर्शन, बहुत अच्छे, बड़ी अच्छी ड्रेसेस। हम चंडीगढ़ से है, मुनीश को। आज आपने बाबा महाकाल की सवारी देखी। हाँ जी, बड़ा अच्छा प्रशासन, बहुत अच्छी व्यवस्था, बड़ी अच्छी सफाई, बड़ा अच्छा लगा। आत्मिक दर्शन हुए। की सवारी निकली, बहुत अच्छा लगा। महाकाल के दर्शन हुए और बहुत जो पुलिस विभाग के द्वारा जो परेड की जाती है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब ये बैंड शुरू करा तो बैंड को भी देख के बहुत अच्छा लगा। सबके मन में बहुत श्रद्धा हुई और बस सभी के ऊपर महाकाल की कृपा बनी रहे। श्रावण और भाद्रपद की तरह कार्तिक और अघन महीने में भी बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने रजत पालकी में निकलते हैं। ये कार्तिक माह की दूसरी सवारी है, जिसे हरिहर मिलन सवारी के रूप में भी जाना जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान महाकाल सृष्टि का भार भगवान विष्णु को सौंपने के लिए महाकाल मंदिर से गोपाल मंदिर तक भ्रमण करते हैं। मान्यता है कि श्रीहर यानी श्री महाकालेश्वर भगवान श्रीहरि यानी श्री द्वारकाधीश जी को सृष्टि का भार सौंपते हैं। आज कार्तिक मास की दूसरी सवारी है, जो कि 4 बजे मंदिर से निकल चुकी है और चांदी की पालकी में आज चंद्रमौलेश्वर रूप में भगवान विराजमान है। पालकी नदी पे आरती पूजन करने के बाद वही पारंपरिक पुराने रूप से वापस मंदिर में आई गई और शाम को आज वैकुंठ चतुर्दशी भी है, तो रात को विशेष भगवान महाकाल महाराज की सवारी निकलती है। 12 बजे गोपाल मंदिर पे विशेष पूजन होता है, जिसमें के भगवान महाकाल महाराज को तुलसी की माला पिनाई जाती है और गोपाल जी को बिलपत्र की, जो कि साल भर में सिर्फ एक ही बार होता है। आज से बाबा महाकाल महाराज जो सत्ता है, धरती का जो भार है, वो पूरा विष्णु भगवान मतलब गोपाल जी पे सौंपेंगे और अब उसका संचालन गोपाल जी करेंगे। क्या कहा जाता है इस सवारी को, क्या बोला जाता है? हरि और हर का मिलन है वैसे तो इस सवारी का नाम हर और हर का मिलन का सवारी बोलते हैं इसको। महाकालेश्वर मंदिर से शुरू हुई ये सवारी शहर के अलग अलग इलाकों से होते हुए शिप्रा नदी के रामघाट पहुंची, जहां उनका अभिषेक किया गया। बाबा महाकाल की सवारी की परंपरा सदियों पुरानी है। 11वीं शताब्दी के राजा भोज ने इस परंपरा को बड़े रूप में शुरू किया था। सवारी को महाकाल की शक्ति और महिमा का प्रतीक माना जाता है और महाकाल का नगर भ्रमण पर निकलना उज्जैन का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव है।
बहुत हर्ष का विषय है। आज कार्तिक अगहन महीने की बाबा महाकाल की दूसरी सवारी निकल रही है। आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है इंतजार कर रहे हैं बाबा महाकाल का झलक को पाने के लिए और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और आज की भी पिछले सवारी की बात ही बाबा महाकाल मंदिर का जो अपना स्वयं का बैंड है वो भी इस सवारी में शामिल है और बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं आज एक और खुशी का विषय हरिहर मिलन भी आज है और शाम को रात को बाबा महाकाल की सवारी पुनः शहर में निकलेगी और गोपाल मंदिर पर आके हरिहर मिलन का होना है और विधिवत परंपरागत रूप से पूजन होगा और उसके बाद सवारी वापस महाकाल मंदिर में आएगी। महाकाल की सवारी यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी। सीसीटीवी और ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही थी। इसके अलावा हिंगोट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आज की दूसरी सवारी है और महाकाल नगर भ्रमण पे 4 बजे अभी मंदिर से चले हैं। उसके बाद रामघाट होते हुए वहाँ पूजन होगा और वापस आएंगे। आज एक सौभाग्य की बात है कि आज ही 3 तारीख को रात को 11 बजे हरिहर मिलन है और ये अद्भुत अविस्मरणीय क्षण है जब एक दिन में 2 बार बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। शाम को जो हरिहर मिलन है उसके लिए सभी को निर्देशित किया गया है। हिंगोट पूर्णतः प्रतिबंधित है और हमारे प्रत्येक गलियों में करीब 77 गलियां हैं जिसमें हमारा बैरिकेडिंग और बल लगाया गया है। उसके अलावा लाइट की संख्या बढ़ाई गई है, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है। ड्रोन से, नाइट विजन ड्रोन से लगातार रात में मॉनिटरिंग की जाएगी और कोई अगर अनुचित तरीके से अगर इस तरह से कोई आतिशबाजी करता हुआ पाया जाता है तो उसको सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आइडेंटिफाई कर उसकी कार्रवाई की। सावन और भादों की तरह कार्तिक और अघन मास में भी भगवान महाकाल की सवारी निकाली जाती है। इस वर्ष कार्तिक अघन मास में 4 सवारियां निकाली जाएंगी। इसके अलावा वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान महाकाल सृष्टि का भार भगवान विष्णु को सौंपने के लिए आज रात 11 बजे महाकाल मंदिर से गोपाल मंदिर तक भ्रमण करेंगे। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्मृति, जमिमा और राधा यादव को महाराष्ट्र सरकार से मिलेगा सम्मान। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव मनाने के लिए सिख श्रद्धालुओं का एक जत्था पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ। इसमें 1796 सिख तीर्थयात्री हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब तीर्थयात्री पाकिस्तान जा रहे हैं। एसजीपीसी कमेटी ने सरकार से इस यात्रा की अनुमति मांगी थी। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद पाकिस्तान ने भी जत्थे को वीजा दे दिया। ये जत्था गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान गुरुद्वारा ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब और अन्य ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन करने के बाद 13 नवम्बर को वापस लौटेगा। श्री गुरु नानक देव जी की जन्म स्थान श्री ननकाना साहिब जा रहा है जत्था। पहली बार ऑपरेशन सिंधु के बाद ये जत्था खोला हुआ है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सरकार का ये धन्यवाद हमेशा याद रखेंगे और दर्शन करने का सरकार ने मौका दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु नानक जयंती को लेकर सुप्रीम कोर्ट परिसर में लंगर का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य न्यायाधीश BR गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ समेत कई जज शामिल रहे। इस लंगर का आयोजन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा किया गया था। कोर्ट के कैंटीन में आयोजित इस लंगर में सभी जज लंगर खाते दिखे। वहीं न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह का जयकारा भी लगाया। एयर टिकट बुकिंग के 48 घंटे तक फ्री कैंसिलेशन मिल सकता है। असल में डीजीसीए ने टिकट वापसी के नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव रखा है। डीजीसीए के मुताबिक ट्रैवल एजेंट या पोर्टल के जरिए टिकट खरीदने की स्थिति में वापसी का दायित्व एयरलाइनों का होगा, क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं। वहीं एयरलाइंस को रिफंड की प्रक्रिया 21 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। महाराष्ट्र सरकार क्रिकेटर स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और राधा यादव को वर्ल्ड कप जीत में अहम योगदान के लिए सम्मानित करेगी। सीएमओ द्वारा जारी बयान के मुताबिक सरकार उन्हें नकद पुरस्कार देगी। इन तीनों खिलाड़ियों का संबंध महाराष्ट्र से है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में वर्ल्ड कप जीतने वाली पूरी टीम को बधाई देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सेना की ड्रोन क्षमता लगातार मजबूत हो रही है। ईगल ऑन एवरी आर्म के मंत्र के तहत दक्षिणी कमान ने देश में ही डिजाइन, डेवलप और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाला ड्रोन इकोसिस्टम तैयार किया है। देश के एमएसएमई सेक्टर के सहयोग से आधुनिक अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स विकसित किए गए हैं, जो निगरानी, सटीक हमले और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे मिशनों के लिए बेहद उपयुक्त हैं। हाल ही में हुए युद्धाभ्यास त्रिशूल के दौरान इन ड्रोन सिस्टम्स का सफल परीक्षण किया गया। ये स्वदेशी ड्रोन कठिन और वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में सभी मानदंडों पर खरे उतरे। और अब बात करते हैं अकोला में श्री हरि हर मिलन उत्सव की। जी हाँ, महाराष्ट्र के अकोला में राज राजेश्वर शिवलिंग मंदिर में भगवान विष्णु और भगवान शिव के हरि हर मिलन का भव्य आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों और पुष्प मालाओं से सजाया गया। बैकुंठ चतुर्दशी पर हरि हर मिलन उत्सव को देखने के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। इस आयोजन का उद्देश्य भगवान विष्णु और भगवान शिव के एक संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। भव्य और दिव्य तस्वीरें अकोला के राज राजेश्वर मंदिर की हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे श्रीहरि यानी भगवान विष्णु को सजाया संवारा जा रहा है। पुजारी और श्रद्धालु अपने इष्ट देवता को बड़े भक्तिभाव से तैयार कर रहे हैं। पुष्प और वस्त्र से सजाकर भगवान श्रीहरि को पालकी पर विराजमान किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ का भी श्रृंगार किया जा रहा है। भगवान शिव को फूलों से सजाया गया है, क्योंकि उनसे मिलने भगवान विष्णु पालकी पर सवार होकर आने वाले हैं। महाराष्ट्र के अकोला में श्री हरिहर का मिलन उत्सव मनाया गया, जहां राज राजेश्वर शिवलिंग मंदिर में भगवान विष्णु और भगवान शिव के हरिहर मिलन का भव्य आयोजन हुआ। इस पावन अवसर पर मंदिर को पुष्पमालाओं से सजाया गया था और पूरे मंदिर में रंग बिरंगी रोशनी से सजावट की गई। इस दौरान भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का विशेष श्रृंगार किया गया। उन्हें अर्ध विष्णु और अर्ध शिव के रूप में अलंकृत किया गया। इसके अलावा 56 भोग की भी व्यवस्था की गई थी। मध्य रात्रि में भगवान विष्णु की छोटी मूर्ति को पालकी में सजाकर रथ के माध्यम से शिवलिंग के समीप लाया गया, जहां दोनों देवताओं का प्रतीकात्मक मिलन कराया गया। इस दौरान भाव विभोर श्रद्धालु भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई दिए। श्रद्धालु इस क्षण को मोबाइल के कैमरे में कैद कर रहे थे। आज अकोला के आराध्य देवत राज राजेश्वर महाराज मंदिर में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन से भगवान विष्णु जो है वो आप देख सकते हो कि उनकी जो पूरी पालकी है वो अब अकोला के राज राजेश्वर जो आराध्य देवत है महादेव के मिलन के लिए ये जो पालकी है ये पालकी चल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि महादेव की ये जो शिवलिंग है इसे अर्ध विष्णु और अर्ध महादेव को यहाँ पर सजाया गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर भगवान विष्णु की जो ये रथ यात्रा है वो रथ यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन के लिए और उससे पहले जो है यहाँ का माहौल पूरी तरीके से भक्तिमय हुआ है। और सबसे अहम बात यही है कि यहाँ पर भगवान विष्णु जो है वो अब भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। उससे पहले ये पूरा माहौल देखने के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर अकोला की जो जनता है, जो भोलेनाथ के भक्त है, मोबाइल पर पूरा ये दृश्य कैद करते नजर आ रहे हैं और बड़े भावभीन तरीके से ये जो दृश्य देखने के लिए आप देख सकते हो कि ये मिलन, ये मनोमिलन भगवान विष्णु का भोलेनाथ को मिलने जा रहे हैं भगवान विष्णु। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी की रात भगवान शिव सृष्टि का भार 4 महीने के लिए भगवान विष्णु को सौंपकर हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु उनसे मिलने आते हैं। इस अवसर पर भगवान शिव का पूजन बिल्व पत्र से किया जाता है और भगवान विष्णु की आराधना तुलसी दल से की जाती है। ये दिन भगवान विष्णु और शिव के ऐक्य का प्रतीक माना जाता है, जो जगत के पालन और कल्याण के संदेश को दर्शाता है। हर साल की तरह इस बार भी बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर हरिहर मिलन का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया।
इस आयोजन का उद्देश्य भगवान विष्णु और भगवान शिव के एक के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। इस साल ये जो हरिहर मिलन का कार्यक्रम है, ये अच्छी तरह से हमने विश्वस्त मंडल ने आयोजित किया हुआ है। बहुत बड़ा डेकोरेशन, लाइटिंग वगैरह करके हर साल जो राजेश्वर एक आराध्य दैवत है अकोला का, वो उसके वजह से और हर साल बहुत सालों से कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाता और बढ़िया उत्सव बनाया जाता। इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या मान्यता है? इसमें पीछे की मान्यता ऐसी है कि विष्णु भगवान और राजेश्वर भगवान यानी महादेव, उनका मिलन हो जाता है। विष्णु भगवान उस दिन जागृत होते हैं निद्रा से और महादेव हिमालय पे चले जाते हैं और उस दिन उनका मिलन होता है। ये लोगों को शुभ चिन्ह है, इसलिए इसका उत्सव साझा किया जाए। मान्यता है कि आषाढ़ मास में देवशयनी एकादशी तिथि से श्री हरि भगवान विष्णु विश्राम के लिए पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ चले जाते हैं। ऐसे में सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव यानी हर के हाथों में आ जाता है और सावन के महीने से लेकर कार्तिक महीने तक भगवान शिव ही सृष्टि का संचालन करते हैं। देवी प्रबोधिनी एकादशी पर श्री हरि योग निद्रा से जागने के बाद राजा बलि के यहाँ से वापस लौट आते हैं, जिसके 3 दिन बाद वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान हर अपना दायित्व भगवान हरि को सौंपकर पुनः कैलाश की ओर लौट जाते हैं। इस उत्सव में शामिल श्रद्धालुओं में हरिहर मिलन के लिए काफी उत्साह देखने को मिला। हरिहर मिलन को देखकर श्रद्धालु खुशी से झूम उठे। ये उत्सव देखने के लिए पूरा अकोला शहर यहाँ पे उमड़ चुका है और ज्यादा से ज्यादा तादाद में हरिहर मिलन देखने के लिए लोग यहाँ पे भाविक भक्त उपस्थित हुए हैं। हरिहर मिलन देखकर किस तरह की भावना आंखों में थी? आज बहुत अलग सा एक माहौल हमारे मन में है और ये अद्भुत दृश्य हम आज देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। ये हर साल होता है और इतना बढ़िया लगा जब भगवान 4 महीने बाद विष्णु भगवान को अपना कार्यभार सौंपते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और दोनों बहुत हर्षोल्लास से मिलते हैं। और शंकर जी के ऊपर तुलसी मंजरी चढ़ाई गई है आज और विष्णु भगवान के ऊपर बेलपत्र चढ़ाया गया है। जब अपना कार्यभार शंकर भगवान आज विष्णु जी को सौंपते हैं 4 महीने बाद, तो बड़े खुश होते हैं और दोनों गले मिलते हैं और ये हर्षोल्लास देखने लायक है, आप लोग देख सकते हैं। पूरे आयोजन के दौरान मंदिर परिसर हर हर महादेव और जय विष्णु भगवान के जयघोष से गूंज उठा और हजारों भक्तों ने हरिहर का दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। हरिहर मिलन का ये पर्व हमें संदेश देता है कि सृष्टि में कोई भेद नहीं है। पालनहार और संहारक दोनों एक ही ब्रह्म के स्वरूप हैं। अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पत्तर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को सेंसेक्स 519 अंक लुढ़ककर 83,459 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 166 अंक फिसला, ये गिरकर 25,598 पर आ गया। मंगलवार को सोने की कीमतों में गिरावट रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 1200 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,24,100 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी भी 2500 रुपए फिसली। अब दिल्ली में किलो चांदी की कीमत घटकर 1,51,500 रुपए हो गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। मंगलवार को रुपया 11 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 88 रुपए 66 पैसे हो गई। भारत में आज से OpenAI ChatGPT Go का सब्सक्रिप्शन प्लान 1 साल के लिए फ्री मिल रहा है। इससे पहले ये सब्सक्रिप्शन 399 रुपए प्रति महीने का था। ChatGPT के इस प्लान में ज्यादा चैट और इमेज बना सकते हैं। ChatGPT Go OpenAI का मिड लेवल प्रीमियम प्लान है। कंपनी के मुताबिक भारत उसका दूसरा सबसे बड़ा और सबसे तेज बढ़ने वाला मार्केट है। Hyundai मोटर इंडिया ने भारत में अपनी पॉपुलर SUV वेन्यू का 2nd जनरेशन मॉडल लॉन्च कर दिया। कंपनी ने इसे नई स्टाइलिंग, नए डैशबोर्ड लेआउट और एडवांस फीचर्स के साथ बाजार में उतारा है। अपडेटेड मॉडल में पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और सेफ्टी के लिए पैसेट
एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसे 3 वेरिएंट में पेश किया गया है और इसकी शुरुआती कीमत करीब 7,90,000 रुपए है। नई हुंडई वेन्यू को 25,000 रुपए की टोकन मनी के साथ बुक किया जा सकता है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी सिक्किम सरकार के एक ऐसे फैसले की जो कि राज्य की सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करेगा। आपको बता दें कि सिक्किम सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रेडिशनल वियर वर्क डे की घोषणा की है। फैसले के मुताबिक सिक्किम में अब हर गुरुवार को सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी पारंपरिक परिधान पहनकर आएंगे। सरकारी सर्कुलर के अनुसार सिक्किम सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग्स और बैंकों के लिए ये नियम तुरंत प्रभाव से लागू किया है। इसका मकसद राज्य की अनोखी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व पैदा करना और पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। सर्कुलर में साफ कहा गया है कि सिक्किम की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और सदियों पुरानी परंपराएं राज्य की पहचान है। इसी को ध्यान में रखते हुए हर गुरुवार को पारंपरिक परिधान दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा सिक्किम की प्रकृति भी एक नई उपलब्धि की गवाह बन गई है। राज्य में ब्लैक स्पॉट रॉयल नाम की दुर्लभ तितली की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। इससे सिक्किम की पहले से ही प्रभावशाली तितली विविधता और समृद्ध हो गई है। अब ये दुर्लभ तितली मणिपुर और मेघालय के साथ सिक्किम में भी पाई जाती है। फिलहाल सिक्किम के सरकारी दफ्तरों में एक दिन पारंपरिक परिधानों को पहनकर आने से जुड़े फैसले पर पब्लिक क्या सोचती है, ये जानने के लिए हमने राजस्थान में जयपुर के लोगों से बात की और उनकी राय जानी। अगर हम ऑफिस में अपनी जो राजस्थान की पारंपरिक पोशाक है सिर्फ सप्ताह में एक दिन पहने तो क्या वो सही है, या फिर जो फॉर्मल आउटफिट है लोगों को ऑफिस में वही पहनना चाहिए? नहीं, मेरा तो यही सुझाव है कि ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे पर जो ये परिधान है जो भी है तो उसको आगे बढ़ावा मिले और लोगों को भी इसकी जानकारी हो। तो मेरा तो यही मानना है। बिल्कुल, लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट मैम, आप काफ़ी ज़्यादा यंग लग रही हैं, तो आजकल के जो यूथ है ना, उन लोगों को ज़्यादा अपनी ट्रेडिशनल रूट्स पता नहीं होती है, या फिर वो ट्रेडिशनल आउटफिट्स पहनना कम पसंद कर रहे हैं। जो जेनजी लुक आया है, जो नए ट्रेंड्स आए हैं, उनसे जुड़े रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप ऑफिस में जा रही हैं तो आप क्या प्रेफर करेंगी, एक प्रॉपर ऑफिशियल फॉर्मल आउटफिट या फिर वीक में एक दिन थोड़ा ट्रेडिशनल लुक? मैम, मैं प्रेफर करूँगी कि हाँ, एक दिन तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं तो वैसे भी आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा ही देना चाहूँगी मैं। और जिस स्पीड से हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा इंडियन कल्चर बहुत हद तक छूटता ही जा रहा है। तो हाँ, एक दिन तो होना ही चाहिए, बल्कि मैं तो ये भी कहती हूँ कि एक दिन आर्ट कंपटीशन भी होना ही चाहिए। देखिए, यहाँ पे हमारे साथ आर्टिस्ट काफ़ी जुड़े हुए हैं और वो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इंडियन कल्चर नहीं पर इंडियन आर्ट फॉर्म्स भी प्रमोट करना चाह रहे हैं। पर हम अभी इसी पे वापस आते हैं कि पहनावा सिर्फ राजस्थान ही नहीं, सिक्किम में जैसे हो रहा है तो राजस्थान के अलावा पूरे इंडिया में अगर ये चीज़ की जाए कि हर स्टेट का अपना अपना, कि एक दिन हफ्ते का ऐसा डिसाइड हो जाए कि सब अपना अपना जो कल्चर है वो रिप्रेजेंट करे, तो वो कैसा आइडिया आपको लगा? अच्छा आइडिया है मैम, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हर इंडिविजुअल का अलग अलग हो सकता है, कि अपन को किसी पे थोपना नहीं है। ठीक है, ये कल्चर रख सकते हैं कि हफ्ते में एक दिन आप रख लो, लेकिन अपन थोप नहीं सकते कि हाँ नहीं कंपलसरी है, आपको करना ही है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि ये इंडिविजुअल पर्सनल है। मैम, मुझे आपकी उम्र को देखते हुए लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आप जो हमारे राजस्थान के और देश के जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसको बहुत अच्छे से समझती होंगी। तो आपको क्या लगता है कि कोई व्यक्ति काम करने जा रहा है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, तो उसको किस तरीके के परिधान में जाना चाहिए? और अगर हफ्ते में एक दिन उनको बोला जाए कि अपनी संस्कृति को याद किया जाए, तो क्या आपके हिसाब से वो सही है या नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा है। एक हफ्ते में एक बार तो होना चाहिए, ये सबको अच्छा लगेगा। हाँ। और सर, कंफर्ट जोन आजकल सभी लोग देख रहे हैं, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हों। पुरुष भी कोशिश करते हैं कि अपना जो ऑफिशियल ट्राउज़र होता है, शर्ट होता है, उसमें जाए। महिलाएं भी कोशिश कर रही है तो सूट पहन ले या फिर शर्ट पैंट्स पहन ले, फॉर्मल जो कपड़े हैं वो पहना जाए। तो अगर उनको बोला जाए कि राजस्थान में हम हैं तो कुर्ता पजामा या फिर राजपूती पोशाक या साड़ी पहनी जाए, जोधपुरी सूट पहना जाए, तो वो एक कंफर्ट जो है वो सबका बिगड़ जाता है, काम करने में मुश्किल होती है। तो कितना हद तक कोई व्यक्ति, खास करके यंग जनरेशन जो है आज की, वो संभाल पाएगी इस चीज़ को? देखिए, संभालना तो खैर पड़ेगा ही क्योंकि देखिए, बिना जितनी भी फिल्में बनती हैं ना, उसमें राजस्थानी कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो उस हिसाब से
और ये भी कहते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास बना भी नहीं सकता। यहाँ के कल्चर को देखने के लिए पूरी दुनिया उमड़ती है और हम लोग अपने इस इतिहास को कैसे भूले बैठे हैं, ये डेफिनेट होना चाहिए। अब वो तिथि भी पास आ गई है जब बाबा विश्वनाथ की नगरी में बिखरेगी अद्भुत छटा। कल यानी कि 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर वाराणसी में देव दीपावली मनाई जाएगी, जिसमें गंगा घाटों पर लाखों दीप जलाए जाएंगे और पूरा शहर रोशनी से सराबोर नजर आएगा। घाटों से लेकर विश्वनाथ धाम तक को जगमगाने की पूरी तैयारी कर ली गई। बाबा विश्वनाथ की नगरी में कहीं गंगा घाटों को दुरुस्त किया जा रहा है तो कहीं साज सज्जा और सफाई का काम तेजी से चल रहा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में भी विशेष तैयारी चल रही है। ये सब कुछ हो रहा है देव दीपावली के महा आयोजन को लेकर। इस बार 15 लाख दीपों से वाराणसी के सभी घाटों को जगमगाने की योजना है। इसके अलावा लेजर लाइट शो और आतिशबाजी का भी श्रद्धालु आनंद ले पाएंगे। दशाश्वमेध घाट पर ही महागंगा आरती भी होगी। यहीं पर देश के शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। देव दीपावली के दिन 25 लाख से ज्यादा पर्यटक श्रद्धालुओं और आस्थावानों के बाहर से आने की उम्मीद है। उसके अलावा लाखों की संख्या में स्थानीय भीड़ जो होगी वे घाटों पर उमड़ेगी ही। हम देख सकते हैं इस समय हम वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं और चारों तरफ जहां तक नजरें जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ तैयारियां हो रही हैं। गंगा आरती महाआरती पर 21 टन फूल रहेंगे तो 51,000 दीपक से भी माँ गंगा की पूजा की जाएगी, अर्चना की जाएगी। हर साल जो अमर ज्योत जवान तैयार करने वाले लोग हैं, कारीगर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं जी, हर साल आप लोग इसकी तैयारी करते हैं? जी जी जी। तो क्या खास इसमें ध्यान रखते हैं आप, क्योंकि हूबहू उसी तरह की अनुकृति आनी चाहिए? बस ये अमर जवान की याद में ये इस चीज़ को आते गोरखा वाले अपना उस श्रद्धांजलि करते, उसकी जिम्मेदारी यहाँ तैयारी की हमारी रहती है। गंगा घाटों पर दीपदान होता है। पूरे कार्तिक मास के दौरान टोकरियों में दीपक को रखकर आकाश की तरफ रस्सियों के सहारे बांधा जाता है और जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब कार्तिक महीना खत्म होता है तो गंगा सेवा निधि जो यहाँ पर आरती कराती है, खासकर वे पूरी की पूरी अपनी आरती को, अपने इस पूरे आयोजन को वीर सपूतों को समर्पित करती है और यही कारण है कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित करते हुए महाआरती दशाश्वमेध घाट पर की जाएगी। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की देखरेख में तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। यहाँ 51,000 मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे। घाट को सजाने के लिए लगभग 21 क्विंटल ताजे फूल मालाओं का उपयोग किया जा रहा है। सभी कार्यक्रम के बाद बनारस घराने के श्री माता प्रसाद मिश्र और उनकी मंडली के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ आयोजन का समापन होगा। देव कन्याएं भी रहेंगी। ये जो रिद्धि सिद्धि के रूप में हर एक ब्राह्मण के साथ 2 देव कन्याएं रहती हैं, तो 21 ब्राह्मण जो हैं, जो कि महाआरती होती है उस दिन, साल में एक दिन होती है महाआरती, उसमें 21 ब्राह्मण और 42 देव कन्याओं द्वारा भगवती माँ गंगा की भव्य दिव्य महाआरती होगी। अभी हमारे घाटों पे सारी तैयारियां चल रही हैं और अब जो सारी तैयारियां हैं वो पूर्णता की ओर हैं। लगभग सारे कार्य जो हैं वो अब पूरे हो चुके हैं, अंतिम चरण में चल रहे हैं। देव दीपावली मनाने की ये परंपरा सदियों पुरानी है। मान्यता है कि इस दिन देवता स्वयं गंगा तट पर उतरते हैं और दीपों से सजी काशी में भगवान शिव की आराधना करते हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था और देवताओं ने गंगा तट पर दीप जलाकर इस विजय का उत्सव मनाया था। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। इस रात वाराणसी के सभी घाटों पर लाखों दिए जलाए जाते हैं, जिससे पूरा शहर जगमगा उठता है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में भी देव दीपावली को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। मंदिर परिसर और आसपास के घाटों को सजाने का काम हो रहा है।
आकर्षक रंगोली बनाई जा रही है और रंग बिरंगी लाइट लगाई जा रही है। दीपावली पर्व के जो मानवों की दीपावली होती है उसके 15 दिन बाद देवताओं की दीपावली मनाने के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम पधारते हैं। काशी नगर में पूरे आयोजन होता है। इसी के दृष्टिगत काशी विश्वनाथ धाम में विशेष सजावट की जाएगी। 5100 दीपक हमारे यहाँ धाम में प्रज्वलित किए जाएंगे और इनके साथ पूरे जो सज्जा रहेगी घाट से लेकर और पूरे मंदिर परिसर की, उसको सुनिश्चित करेंगे। रंगोली हमारे परिसर में स्थान स्थान पर सजाई गई है और जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उसका आनंद ले रहे हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति जो घाट के दूसरी तरफ, ललिता घाट के सामने जो नदी के दूसरी तरफ हम लोग आतिशबाजी का कार्यक्रम करते हैं, वो भी कार्यक्रम किया जाएगा और उसमें बहुत ही सुंदर रंगों से, बहुत ही सुंदर ध्वनि के साथ जो पटाखे हैं और जो आतिशबाजी के अन्य संयंत्र हैं उनका प्रयोग करते हुए श्रद्धालुओं के लिए पूरा प्रबंध किया जाएगा। देवताओं के स्वागत में काशी विश्वेश्वर के धाम की सेवा में रत रहते हुए न्यास जो प्रबंध कर सकता है, सारे प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे। देव दीपावली के अवसर पर देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए उनकी सुविधा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। घाटों से लेकर काशी विश्वनाथ धाम समेत पूरे शहर में पुलिस प्रशासन मुस्तैदी बरत रहा है ताकि ये महाआयोजन निर्बाध रूप से संपन्न हो। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महिला टीम की कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो सकती है मुलाकात। जी हां, खेल जगत से जुड़ी ऐसे ही कुछ और अच्छी और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में खिताबी परचम लहराने वाली टीम इंडिया के खिलाड़ियों की 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी कल शाम 5 बजे के बाद विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात कर सकते हैं। वर्ल्ड कप जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर टीम को बधाई भी दी थी। इस बीच महिला क्रिकेट टीम मुंबई से दिल्ली पहुंच चुकी है। भारत की महिला क्रिकेट टीम की गौरवशाली उपलब्धि को डाक विभाग ने एक यादगार रूप में संजोकर इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया है। महिला विश्व कप में पहली बार खिताब जीतने को लेकर इंदौर में भारतीय डाक विभाग ने एक विशेष आवरण जारी किया। इंदौर जीपीओ में आयोजित कार्यक्रम में जारी किया गया ये डाक आवरण न सिर्फ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक उपलब्धि को सहेज कर रखेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी महिला शक्ति, समर्पण और खेल भावना की प्रेरणा देता रहेगा। हाय सुनील गावस्कर सर, I saw your message and महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन करने वाली टीम इंडिया की खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्स ने सुनील गावस्कर को उनके वादे की याद दिलाई है। जेमिमा ने अपने वीडियो में पोस्ट में मजाक के अंदाज में कहा, नमस्ते सुनील गावस्कर सर, मैंने आपका संदेश देखा। आपने कहा था कि अगर भारत विश्व कप जीतता है तो हम दोनों साथ मिलकर गाना गाएंगे, इसलिए मैं गिटार लेकर तैयार हूं और उम्मीद है आप भी अपना माइक लेकर तैयार होंगे। इस बीच वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नाबाद शतकीय पारी खेलकर जीत दिलाने वाली जेमिमा ने आईसीसी की बल्लेबाजों की वनडे रैंकिंग में टॉप 10 में भी अपनी जगह बना ली है। 14 नवंबर से दोहा की राजधानी कतर में होने जा रहे राइजिंग एशिया कप के लिए बीसीसीआई ने टीम का ऐलान कर दिया है। जितेश शर्मा को भारत ए टीम का कप्तान और नमन धीर को उप कप्तान बनाया गया है। 15 सदस्यीय टीम में 14 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भी शामिल किया गया है, जो उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। 14 नवंबर को भारत की टीम यूएई के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। टूर्नामेंट में 16 नवंबर को पाकिस्तान से भिड़ंत होगी और ओमान से 18 नवंबर को मैच होगा। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।